हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मजिस्ट्रिया, करेंटली परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजीआई आजमगढ़। तो आज हम लोग अपने नीट अवतार सीरीज में स्टेट ऑफ मैटर और केमिकल इक्विलिब्रियम करेंगे। कुछ लोग बोलेंगे भैया स्टेट ऑफ मैटर तो रिड्यूस हो चुका है, बट कुछ इसके ऐसे पोर्शन, मैक्सिमम मान लो 50% ऐसे पोर्शन है इसके जो तुम अगर नहीं पढ़ोगे तो थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है। दूसरी चीज़, ये सेम चीज़ होता है अपने फिजिक्स वाले जो काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस दिया हुआ है, ये सेम चीज़ होता है स्टेट ऑफ मैटर। तो या तो यहाँ पढ़ो या तो वहाँ पढ़ो, पढ़ना तो है ही। तो यहाँ पे जितना जरूरी है उतना पढ़ा देता हूँ, बाकी वहाँ पे पढ़ा दूंगा। ठीक है। तो इसको पढ़ने के बाद तुम थर्मोडायनेमिक्स इजीली कर ले जाओगे। तो हमारे पास हमने पूरा फिजिकल केमिस्ट्री हमने पढ़ लिया, 3 चैप्टर बचा था हमारे पास, केमिकल इक्विलिब्रियम और नहीं इक्विलिब्रियम पूरा बचा है, थर्मोडायनेमिक्स बचा है और सॉल्यूशन। ये 3 चैप्टर बचे हुए हैं जिसमें आज केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो वॉल्यूम। वॉल्यूम का ऐसा यूनिट होता है मीटर क्यूब। लेंथ इंटू लेंथ होता है ना, मीटर क्यूब होगा, कॉमन यूनिट लीटर होगा। तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, और 1000 लीटर का मतलब कितना हुआ, 10 पे क्यूब डीएम क्यूब। इसका मतलब हुआ 1 लीटर इसके लिए कितना हो गया, 1 डीएम क्यूब। समझ में आया। 1 ml में 1 सीसी होता है इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये कन्वर्जन के लिए बहुत जरूरी होता है, तो कन्वर्जन याद रखना। जैसे मान लो कहीं पे 2 मतलब कुछ भी रखा हुआ कंटेनर, बीच में कॉर्क है, इसका 10 लीटर है इनिशियली 10 लीटर जीरो, कॉर्क को हटा दिया गया तो गैस इसमें से फ्लो करके इसमें चला गया। तो आफ्टर ओपनिंग के बाद इसमें भी 10 लीटर होगा, इसमें भी 10 लीटर। ऐसा नहीं कि 5-5 लीटर बढ़ जाएगा, इसमें भी 10 लीटर इसमें भी 10 लीटर। जैसे मान लो 10 लीटर N2 था, 20 लीटर O2 था, इनिशियली 10-20 था, जैसे तुमने ओपन किया तो 10-20-30 हो जाएगा, इसमें भी 30 हो जाएगा, इसमें भी 30 हो जाएगा। ऐसा नहीं कि इसमें कम होगा इसमें बेसी होगा, दोनों बराबर हो जाता है। ठीक है, मोल्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। एक एटीएम का मतलब होता है 1.01 बार इक्वल टू 1.01 × 10⁵ पास्कल। तो हम बोलते हैं 1 एटीएम इक्वल टू 1 बार और 10⁵ पास्कल, राउंड ऑफ कर देते हैं। 1 एटीएम का मतलब होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ जी। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, तो 760 mm ऑफ जी इक्वल टू 760 टॉर। ठीक है, जितना mm एच जी होगा उतना ही टॉर होता है, तो 760 mm एच जी मतलब 760 टॉर। ये बहुत जरूरी होगा, वहाँ फिजिक्स में भी काम आएगा, तो ध्यान रखना। टेम्परेचर देखो ऐसा यूनिट होता है केल्विन में। तो केल्विन में अगर मान लो 25 मान लो कहीं पे दिया 25 सेल्सियस, तो उसको केल्विन में करने के लिए 273 से ऐड कर दो। और डेल्टा टी का वैल्यू होता है डेल्टा केल्विन, यानी चेंज इन टेम्परेचर एट सेल्सियस। ये देखो यहाँ पे सेल्सियस लिखना था, चेंज इन टेम्परेचर एट सेल्सियस इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर केल्विन। जैसे मान लो टेम्परेचर में डेल्टा टी दिया हुआ है, चेंज दिया है, चेंज 27 डिग्री सेल्सियस का है, तो डेल्टा केल्विन में भी चेंज 27 केल्विन का होगा। ठीक है, निकालने की कोई जरूरत नहीं है। गैस लॉ में देखो सबसे पहले होता है बोल्स लॉ। बोल्स लॉ कहता है आइसोथर्मल कंडीशन, बोल्स लॉ आइसोथर्मल कंडीशन। तो हमारा इक्वेशन क्या होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, एनआर पहले से कांस्टेंट हो, तो पीवी हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। पीवी कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो पीवी कांस्टेंट हुआ यानी P इक्वल टू V। तो पी और V का ग्राफ कैसे बन गया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक, और यही सेम चीज़ तुम P वर्सेज 1/V करोगे। तो देखो P और V का ग्राफ अगर ऐसे बन रहा है तो P वर्सेज 1/V ग्राफ कैसे बनेगा, सीधे बनेगा एकदम, डायरेक्टली बात है। y इक्वल टू mx हो गया ना, P इक्वल टू 1/V है, P इक्वल टू K/V हो गया। तो P वर्सेज 1/V, तो y इक्वल टू क्या हो गया, mx हो गया ना ये। तो m का वैल्यू कितना होगा, सीधे लाइन हमारा बन जाएगा। और लॉक ये देखना, हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट मत करना। अगर कहीं पे ऑप्शन में दिया हुआ है, जैसे 2 ऑप्शन दिया, एक तो सीधे यहाँ से स्टार्ट किया और एक ऊपर से स्टार्ट किया, तो जो ऊपर वाला स्टार्ट करेगा वही सही होगा, ऊपर से, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करता। ठीक है, लॉग P वर्सेज लॉग V का ग्राफ बनाओगे तो PV कांस्टेंट है, लॉग P प्लस लॉग V इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। तो लॉग P प्लस लॉग V इक्वल टू लॉग K, तो लॉग P इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस लॉग V प्लस लॉग K, तो y इक्वल टू माइनस mx प्लस c हो जाएगा। तो माइनस mx प्लस c ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है। mx प्लस c ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें ऑलरेडी तुम्हें बताई जा चुकी हैं। PV वर्सेज P, तो PV पहले से कांस्टेंट है। देखो PV का वैल्यू क्या है, PV यहाँ से कांस्टेंट है, तो कुछ भी करोगे कांस्टेंट ही आएगा। समझ गया ना। दूसरा होगा देखो बोल्स लॉ के ग्राफ में जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो डोमिनेट करता है, तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर बोल्स लॉ के देखो पहले P वर्सेज V का ग्राफ जो होता है वो बोल्स लॉ का ग्राफ होता है, तो जो ऊपर वाला चीज़ होगा ना वो जीतेगा। ऊपर वाला जैसे मान लो N1 N2 N3, N1 ज़्यादा होगा N2 से फिर N3 से। ठीक है, जैसे मान लो 600 400 200, तो 600 ज़्यादा होगा, 200 400 फिर 200। समझ गया ना। यानी ऊपर वाला जो भी पोर्शन रहेगा N1 N2 X1 X2 कुछ भी लिखा हो, ऊपर वाला ही जीतेगा, ऊपर वाला ही डोमिनेट करेगा। यानी जब भी उसका रिलेशन लिखना होगा तो ऊपर वाला सबसे ज़्यादा हो, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ठीक, ऐसे ऐसे। चार्ल्स लॉ में, चार्ल्स लॉ मतलब होता है प्रेशर कांस्टेंट यानी आइसोबारिक। चार्ल्स लॉ में आइसोबारिक होता है। बोल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट मतलब आइसोबारिक, प्रेशर कांस्टेंट PV इक्वल टू एनआरटी, प्रेशर कांस्टेंट हो गया, एनआर पहले से कांस्टेंट, तो वॉल्यूम क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T हो गया, यानी V1/V2 इक्वल टू T1/T2। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T हो गया, तो सीधे ग्राफ बनेगा ना इसका, y इक्वल टू mx।
और कोई पूछे V वर्सेज 1/T, तो ऐसे ग्राफ बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, उल्टा हो जाएगा ना, ठीक है। log V वर्सेज log T करोगे तो बस V डायरेक्टली टू क्या है, KT है, तो V डायरेक्टली टू KT, तो log V इक्वल टू log T प्लस क्या होता है, log mn क्या होता है, log m प्लस log n होता है ना, कई बार बता चुका हूँ। तो log T प्लस log K, तो y इक्वल टू mx प्लस सी, वाई mx प्लस सी, ग्राफ ये बनेगा। और m हमारा क्या है, c क्या है, इंटरसेप्ट है log K। और v बाई टी हमारा कांस्टेंट है, देखो यहाँ पे v डायरेक्टली प्लस टू टी है ना, तो v बाई टी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी v बाई टी हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो v बाई टी हमारा क्या हो, कांस्टेंट हो गया, समझ गया। देखो अगर टेम्परेचर को हम लोग T डिग्री सेल्सियस बढ़ा देते हैं तो वॉल्यूम जो होगा गैस का, जो VT होगा क्या हो जाएगा, V नॉट 273.15 प्लस T अपन 273.15। ये जो T है वो टेम्परेचर है किसमें, सेल्सियस में, सेल्सियस में टेम्परेचर है ये, क्योंकि हमने 273.15 से ऐड कर दिया है, तो इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो T डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ाओगे तो इसका मतलब होता है कि अगर टेम्परेचर हम लोग T डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम ऑफ गैस इतना हो जाता है, VT इक्वल टू V नॉट 273.15 प्लस T अपन 273.15। ये फिजिक्स में भी काम आएगा। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस, या तो अगर हम लोग 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज बाई फ्रैक्शन ऑफ 1/273। देखो ये सब 1 कर दोगे तो 273, 1/273 से वॉल्यूम हमारा बढ़ जाता है कितने डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे, यानी 1/273 हो जाता है और फिर वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देखो ग्राफ का कंपेरिजन देखो, उसमें क्या था, ऊपर वाला ग्राफ डोमिनेट कर रहा था, इसमें क्या होगा, अगर प्रेशर और वॉल्यूम दिया है, वेरिएबल है, एन वेरिएबल है, अगर एन वेरिएबल है तो ऊपर वाला जीतेगा, और प्रेशर पी और वी, प्रेशर और वॉल्यूम वेरिएबल है तो नीचे वाला जीतेगा, ठीक है। ये चार्ल्स लॉ के लिए होता है, गेल उजाक लॉ के लिए। गेल उजाक लॉ क्या होता है, देखो गेल उजाक लॉ बताता हूँ। गेल उजाक लॉ कहता है कि आइसोकोरिक, गेल उजाक क्या करता है, बोल्स लॉ टेम्परेचर कांस्टेंट करा दिया, चार्ल्स लॉ प्रेशर कांस्टेंट करा दिया, गेल उजाक लॉ वॉल्यूम कांस्टेंट करा देगा। वॉल्यूम कांस्टेंट आइसोकोरिक, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो प्रेशर डायरेक्टली टू क्या हो जाएगा, टेम्परेचर, यानी P1/P2 इक्वल टू T1/T2। सेम ग्राफ जो ऊपर बनता है ऐसे सेम, जैसे यहाँ पे B और T का ग्राफ बना था ऐसे बना था, B और 1/T ग्राफ ऐसे बना था, यहाँ पे P/1T, सब कुछ ग्राफ ही सेम वैसे बनेगा, बस यहाँ पे P की जगह B रख देना, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि ये जो दूसरा वाला हमारा ट्रिक है वो चार्ल्स लॉ और गेल उजाक लॉ दोनों के लिए होता है। तो यानी कि अगर n वेरिएबल होगा, तुम देख लेना कि चार्ल्स लॉ है कि गेल उजाक लॉ है, किसके किसके बीच में ग्राफ बनाया है, ठीक है। तो तुम्हें देखना होगा अगर प्रेशर और वॉल्यूम वेरिएबल होगा तो नीचे वाला जीतेगा, मान लो ऐसे 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 है तो N1 N2 N3 है, तो N1 ज़्यादा होगा N2 से, फिर N3 ज़्यादा होगा, ठीक है। तो मान लो अगर नहीं N1 नहीं कैसे होगा, अगर N वेरिएबल है तो ऊपर वाला जीतेगा ना, N जैसे मान लो, सुनो एक मिनट में मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। देखो प्रेशर कांस्टेंट होता है ना, यहाँ पे देखो, प्रेशर कांस्टेंट ना चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है। तो मान लो वॉल्यूम का ग्राफ दे दिया ऐसे V1 V2 V3, तो बताओ ये चार्ल्स लॉ हो गया ना, तो V1 V2 V3 में कौन जीतेगा, नीचे वाला जीतेगा, यानी V3 ज़्यादा होगा V2 से, फिर V1 से। मान लो वही दे दिया N1 N2 N3, तो कौन जीतेगा, ऊपर वाला, N1 N2 N3 होगा इसका आंसर। तो वही लिखा है, ऊपर वाला जीतेगा, नीचे वाला जीतेगा। बस चीज़ों को याद रखो, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तो मैं सिखा दूंगा कैसे यूज़ करना है, बताई तो दिया हूँ, उसके बाद तो कुछ होगा नहीं। ये ग्राफ बता दिया। औगातो लॉ कहता है कि टेम्परेचर भी कांस्टेंट करो, प्रेशर भी कांस्टेंट करो, तो जो वॉल्यूम होगा वो नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होगा। तो देखो दोनों कांस्टेंट किया तो वॉल्यूम डायरेक्टली इक्वल्स टू एन हो गया, यानी नंबर ऑफ मोल्स, तो V1/V2 इक्वल टू N/N2। तो एसटीपी और एनटीपी पे 1 मोल ऑफ कोई भी गैस होगा तो 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। और वॉल्यूम ऑफ एयर पूछेगा तो 5 इंटू वॉल्यूम ऑफ O2 होता है, मैंने मोल कंसेप्ट में सिखाया था तुम्हें। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV इक्वल टू NRT, तो इसको लिख सकते हो तुम क्या, P1 V1, इसको NRT को इधर करो, N1 T1 इक्वल टू P2 V2 N2 T2। आर तो कट जाएगा ना इधर से, क्योंकि आर तो कांस्टेंट है। आर का वैल्यू देखो, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, आर का वैल्यू होता है 0.0821 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन, इक्वल टू होता है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। इसको कैलरी करना है तो 2 कैलरी पर मोल केल्विन, इसको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये तो पहला वाला तो ध्यान ही रखना, लीटर ATM पर मोल पर केल्विन। अगर प्रेशर ATM लोगे, वॉल्यूमीटर में लोगे तो डेंसिटी हमेशा ग्राम पर लीटर में लेना। डेंसिटी एक PV इक्वल टू NRT होता है और दूसरा होता है PM इक्वल टू रो RT। जहाँ पे प्रेशर ATM में रखोगे, ये मोलर मास है, मोलर मास, और डेंसिटी हमारा ग्राम पर लीटर में रखो, जो यहाँ पे लिखा हो ना। और आर का वैल्यू हमारा देखो, जब ये ग्राम पर लीटर में, तो आर का वैल्यू कौन सा लोगे, आर का वैल्यू अगर जूल में पूछेगा तो जूल वाला ले लेना, लीटर ATM में पूछेगा तो लीटर ATM वाला। और टी हमारा टेम्परेचर होता है, रो हमारा डेंसिटी होता है। तो ये रिलेशन याद रखना कि P इंटू एम इक्वल टू रो इंटू आर इंटू टी, प्रेशर इंटू मोलर मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू आर इंटू टी, ठीक है। मिक्सचर, अब प्रेशर का मिक्सचर पूछेगा तो P1 V1 प्लस P2 V2 अपन वॉल्यूम मिक्सचर। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं नीचे भैया क्या रहेगा, P मिक्सचर रहेगा V मिक्सचर रहेगा। तो ये बताओ, हमें P मिक्सचर चाहिए ना, तो P मिक्सचर चाहिए तो हमको V1 V2 घटाना पड़ेगा, तो नीचे V1 से B से डिवाइड कर दो। तो प्रेशर मिक्सचर का क्या हो जाएगा, P1 V1 प्लस P2 V2 अपन V मिक्सचर। मोलर मास ऑफ मिक्सचर क्या होता है, M1 N1 प्लस M2 N2 अपन N1 प्लस N2, N हमारा क्या है मोल्स वगैरह, मोल्स, ठीक है।
और मोलर मास ऑफ मिक्सचर M1X1 प्लस M2X2 जब मोल फ्रैक्शन दिया हो तो, ठीक है। ये X1X2 क्या है, मोल फ्रैक्शन है, और N1N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। तो मोलर मास ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा, M1N1 प्लस M2N2 अपन N1 प्लस N2, मोलर मास ऑफ मिक्सचर M1X1 प्लस M2X2, मोलर मास ऑफ मिक्सचर इक्वल टू मोलर मास ऑफ 1 इंटू VF है, यानी कि वॉल्यूम फ्रैक्शन से भी, मोल फ्रैक्शन से भी मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, वॉल्यूम फ्रैक्शन से भी निकाल सकते हो। बस फॉर्मूले याद रखना, कहीं पे भी अप्लाई करना होगा तो देखो बेसिक चीज़ क्या होती है, अगर बेसिक से लगाओगे तुम्हारा क्वेश्चन लेंदी होगा, अब तुम्हें याद रहेंगी तो चीज़ें तुम तुरंत सॉल्व करोगे, बस इतना अंतर होता है। तो मैं कहता हूँ याद कर लो, टाइम का ही खेल होता है सब। डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर कहता है ये जो प्रेशर होगा मिक्सचर का वो टोटल प्रेशर के बराबर होगा जब टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट होंगे, और जो मॉइस्ट गैस का प्रेशर होता है वो ड्राई गैस प्लस वाटर वेपर के बराबर होता है, ठीक है। जो मॉइस्ट गैस का प्रेशर होगा वो ड्राई गैस प्लस वाटर वेपर के बराबर होगा। अरे कुछ ड्राई होगा उसमें कुछ वाटर वेपर भी होंगे तो टोटल हमारा मॉइस्ट हो जाएगा ना, ठीक है। और पार्शियल प्रेशर अप ए यही बोलता है कि जो पार्शियल प्रेशर अप ये होगा वो मोल फ्रैक्शन अप ए इंटू टोटल प्रेशर होगा, मोल फ्रैक्शन अप ए इंटू टोटल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर अप बी, मोल फ्रैक्शन अप बी इंटू टोटल प्रेशर। ये तुमको सोल्यूशन वाले चैप्टर में इन डिटेल पढ़ाया जाएगा, ठीक। और ये पार्शियल प्रेशर जो होता है ना डाल्टन्स लॉ, वो केवल अप्लीकेबल होता है नॉन रिएक्टिंग गैसेस के लिए। जो नॉन रिएक्टिंग गैसेस होते हैं उन्हीं के लिए होता है, जो रिएक्टिंग गैसेस के लिए होते हैं उनके लिए डाल्टन्स लॉ अप्लीकेबल नहीं है, ठीक। काइनेटिक एनर्जी देखो, पहले देखो प्रेशर पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है, उसको हम लिख सकते हैं पीवी इक्वल टू 1/3 mn/v² RMS। इतना ध्यान रखना है, एम हमारा छोटा वाला एम क्या है, मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल है, एन हमारा क्या है, नंबर गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर n इक्वल टू एन हो गया, अगर हमारा n जो है, अगर हमारा n हमारे पे यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ जो गैस मॉलिक्यूल है n हो गया, यानी 6.02 इंटू 10⁻23 हो गया, तो m इंटू एन क्या हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा ना। मास इंटू एन क्या होता है, मोलर मास ही तो होता है। अरे नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, मास अपन मोलर मास इक्वल टू एन अपन एन। तो एन हमारा क्या, अगर एन हमारा एन हो गया तो क्या हो गया, मास इंटू मोलर मास हो जाएगा ना पूरा यहाँ से। तो बस याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है। पीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 mv² RMS, जो हमारा m है क्या हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा, ठीक। m हमारा ये क्या हो जाएगा, ये लिख देता हूँ यहाँ पे, मोलर मास, ठीक है। आगे बढ़ो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² RMS जानते ही हो। अब देखो अगर काइनेटिक एनर्जी अब गैस पर मोल पूछे, पर मोल तो 3/2 पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, 3/2 एनआरटी। पर मालिक्यूल पूछेगा तो 3/2 केवीटी क्या है, बी हमारा क्या बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, 1.38 × 10⁻23 जूल केल्विन होता है, जूल केल्विन होता है, ठीक है। और देखो यहाँ पे जो पर मालिक्यूल वाला है वो मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, क्योंकि मास यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। ये तो मास पे डिपेंड कर जाएगा, नंबर मोल्स को मास अपन मोलर मास पे। तो अगर n का वैल्यू 1 ले लोगे, तो n का वैल्यू अगर 1 लोगे, यहाँ पे 1 ले लोगे, तो इसका मतलब एक मोल में कितना मालिक्यूल्स होता है, n मालिक्यूल्स होते हैं, तो उसका हो जाएगा 3/2 RT, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी केवल किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक। आगे बढ़ो, ये देखो VRMS वगैरह देखो उसमें आएगा, यही थोड़ा सा समझा देता हूँ तुम्हें। देखो VRMS का फॉर्मूला होता है V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर प्लस VN का स्क्वायर अपन n, जितने नंबर है, मतलब एवरेज निकालना है, बस रूट में कर देना। देखो VRMS स्क्वायर करो, मीन करो, रूट करो, पीछे चलो। VRMS पहले स्क्वायर करो जितने भी है, देखो स्क्वायर कर दिया, फिर मीन निकालो, मीन निकाल दिया, फिर रूट कर दो, तो देखो रूट कर दिया। एवरेज जानते हो कैसे निकालते हैं, 1 + 2 + 3 जितना है अपन n कर दो, तो ये हो गया। तो VRMS का फॉर्मूला होता है रूट में 3RT अपन मॉलिक्यूलर मास यानी मोलर मास। एवरेज का होता है 8RT अपन पाई RT हो जाता है, ये हो जाता है 2। देखो यहाँ पे 3 का मल्टीपल है, यहाँ 8/पाई का है, 2 का है, तो बस इतना याद रखना। और यहाँ से ये डेंसिटी हमारी हो जाएगी, ये डेंसिटी का याद रखना, रूट में 3p/d, रूट में 8/पाई p/d प्रेशर अपन डेंसिटी, रूट में 2p/d प्रेशर अपन डेंसिटी, ठीक। तो ये चीज़ें तुमको वहाँ पढ़ाई जाएंगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी ध्यान रखोगे तो मैं तुम्हें समझा दिया हूँ, देख लेना यहाँ से। तो VRMS इक्वल टू क्या हो जाएगा, V एवरेज इंटू 1.085। मान लो V एवरेज दिया है, VRMS पूछा, तो डायरेक्ट इससे निकालने से मतलब है, डायरेक्ट तुम फॉर्मूला याद रखो, VRMS इक्वल टू V एवरेज इंटू 1.085, और VRMS इक्वल टू V MPS मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो होता है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इंटू 1.224, ठीक है। बस इतना याद रखना है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो Z होता है हमारा क्या होता है, वॉल्यूम कितना ऑब्जर्व हुआ अपन वॉल्यूम इनिशियल, तो उससे हमको मतलब नहीं है, बस हमको इतना याद रखना है कि Z इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑब्जर्व अपन वॉल्यूम इनिशियल। अगर Z ग्रेटर देन 1 हो गया तो पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा, लेस देन 1 हो गया तो नेगेटिव डिविएशन शो करेगा, Z का वैल्यू 0 है तो आइडियल डिविएशन शो करेगा, आइडियल गैस बिहेवियर शो करेगा। तो बस इतना याद रखना। और इसका ये देख लेना, 1.085 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1.224 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका रेशियो 1:1.28 1.224 होता है, और ये रूट में 3 होता है, रूट में 8/पाई, रूट में 2 होता है, यहाँ पे रूट में 3p/d, रूट में 8/p/d, रूट में 2p/d, इतना, ठीक है। आ जाओ केमिकल इक्विलिब्रियम, बस उतना काफ़ी है, बाकी मैं तुम्हें
काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में पढ़ा दूंगा। केमिकल इक्विलिब्रियम, दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल वाले ओपन में होंगे, रिवर्सिबल वाला हमेशा क्लोज वेसल में होगा। इरिवर्सिबल वाले में केवल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बनेगा। रिवर्सिबल में दोनों बनता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी साइमल्टेनियसली, मतलब एट द सेम टाइम बनता है। कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं अटेंड करेगा, इरिवर्सिबल वाला कभी इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं करेगा क्योंकि केवल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। और रिवर्सिबल वाला करेगा, और हमेशा याद रखना रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होते हैं, तो रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर गेट्स कंप्लीटेड। ठीक, इक्विलिब्रियम पे रेट जो फॉरवर्ड रिएक्शन का होगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होगा। जैसे A2 + B2 = 2AB है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड का ये होगा ना, फॉरवर्ड रिएक्शन का क्या होगा A2B2, और बैकवर्ड का क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट का क्या हो जाएगा KA2B2, और इसका निकालोगे तो AB, और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या आता है, पावर में आ जाता है, तो AB का स्क्वायर प्रोडक्ट। ऑर्डर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स मैंने सारी चीज़ें समझा दिया था तुम्हें पहले ही, लॉ ऑफ मास एक्शन। देखो T = 0 पे रिएक्टेंट सबसे ज़्यादा होगा, फिर धीरे धीरे रिएक्टेंट घटेगा, प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक, देखो इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ इंटरचेंजिंग बराबर होता है, रेट ऑफ इंटरचेंजिंग यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर होता है, ना कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट बराबर होते हैं। इट डज नॉट मीन दैट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इक्वल हो ये जरूरी नहीं होता, जरूरी होता है कि रेट ऑफ इंटरचेंजिंग बराबर होता है, और रेट ऑफ इंटरचेंजिंग बराबर होता है लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट बराबर नहीं होता, बस इतना याद रखना। ठीक है, तो यहाँ देखो आर फॉरवर्ड आर बैकवर्ड हो जाएगा यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम दो तरह के होंगे, फिजिकल होंगे और केमिकल होंगे। फिजिकल में क्या होगा, कोई केमिकल चेंज नहीं होगा, स्पेसिफिकल टेम्परेचर होगा। टेम्परेचर जैसे देखो सॉलिड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड में यानी कि सॉलिड और लिक्विड में इक्विलिब्रियम, तो सॉलिड लिक्विड में जैसे H2S है, H2 लिक्विड है, इसको बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ फ्यूजन होगा वो रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन के बराबर हो जाएगा। अरे जितना रेट ऑफ फ्यूजन होगा, जितना गलने का रेट होगा उतना सॉलिड बनने का रेट होगा। लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, लिक्विड वेपर मतलब क्या, पानी और वेपर में, तो H2O लिक्विड से H2O गैस में चला गया, इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, यही तो बोलते हैं। यहाँ पर रेट ऑफ वेपराइजेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर होगा, जितना वेपर बनेगा उतना कंडेंस हो जाएगा, उसका रेट बराबर होगा। सॉलिड गैस में क्या होता है, सॉलिड से गैस में चला जाता है, सब्लिमेशन होता है, टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट होता है। सॉलिड से जब गैस में जाता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इतना ध्यान रखना, टेम्परेचर गैस कांस्टेंट होता है। ठीक, ये देखो ट्रिपल पॉइंट मतलब क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट में क्या होता है, जहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैस तीनों आपस में इक्विलिब्रियम में होते हैं, तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ टेम्परेचर कितना होता है 273.16 होता है। वहाँ पे कितना होता था नॉर्मल 273.15, ये होता है 273.16, तो वहाँ पे होता है 0.00 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे होगा 0.01 डिग्री सेल्सियस, इसको ध्यान रखना। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम दो तरह का, होमोजीनस हेट्रोजीनस। होमोजीनस में क्या होगा, सारे सेम फेज में होंगे, सॉलिड 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 में होंगे, लिक्विड 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 में होंगे, और इसमें क्या होगा हेट्रोजीनस में कुछ सॉलिड कुछ लिक्विड में होगा। केमिकल इक्विलिब्रियम का कुछ प्रॉपर्टीज होता है, जैसे इक्विलिब्रियम क्या होता है, कांस्टेंट पीबीटी प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर पे क्या होता है, स्टेबल होता है। जैसे यहाँ पे कुछ रख दोगे बॉल को किसी ऐसे शेप में तो कहीं जाएगा नहीं, तो स्टेबल होता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम डायनेमिक होता है नेचर में। ठीक, और कांस्टेंट होता है। देखो सारे मेजरेबल क्वांटिटीज, मोल, कंसंट्रेशन, पीएच, कलर, अमाउंट, सब कुछ क्या होता है, सब कुछ क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है इक्विलिब्रियम पे। और इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम आइदर डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन से, रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड, इक्विलिब्रियम दोनों डायरेक्शन से आ सकता है। ठीक है, कैटलिस्ट कभी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, कभी भी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को कभी भी टच नहीं करता है, ये मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ। लेकिन कैटलिस्ट क्या करता है, इक्विलिब्रियम टाइम को घटा देता है। जैसे मान लो पहले इक्विलिब्रियम यहाँ पे मिल रहा था विदाउट कैटलिस्ट, तो आप कैटलिस्ट लगा दोगे तो इक्विलिब्रियम टाइम यही मिल जाएगा, जल्दी से हमारा रिएक्शन पूरा हो जाएगा। ठीक, लॉ ऑफ मास एक्शन देखो क्या कहता है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। लॉ ऑफ मास एक्शन को गोल्डबर्ग और बागे ने दिया था। एक्टिव मास जो होता है वो कंसंट्रेशन के बराबर होता है, जो हमारा एक्टिव मास होगा वो हमारे कंसंट्रेशन के बराबर होता है। एक्टिव मास क्या होता है, कंसंट्रेशन के बराबर होता है। जैसे मान लो कहीं रिएक्शन पे दिया AA + BB CC + DD, तो KC क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, K फॉरवर्ड अपन K बैकवर्ड होगा, और K फॉरवर्ड क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट वाली जो मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन इधर सॉरी रुक जाओ थोड़ा सा दिक्कत होगी। ये देखो पहुँच दिया मैंने। ठीक है चलो, तो KC = क्या हो जाएगा, K फॉरवर्ड अपन K बैकवर्ड, तो क्या हो जाएगा C⁴ + D⁴ D अपन A⁴ A + B⁴ स्टोइकियोमेट्रिक पावर में चला जाता है। ठीक है, केवल किसका कंसंट्रेशन लिखते हैं, ओनली कंसंट्रेशन ऑफ गैसेज और एक्वस स्पेसीज का लिखते हैं। गैसेज में जो रहेगा और एक्वस में जो रहेगा उसी को लिखेंगे। प्योर सॉलिड्स और लिक्विड्स का एक्टिव मास कांस्टेंट मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। जैसे मान लो लिखा है कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड में, तो इसका कंसंट्रेशन लिखेंगे ही नहीं, समझ गए, केवल किसका लिखेंगे, गैस। जैसे मान लो लिखा है H2O लिक्विड में, इसका लिखेंगे नहीं, H2O एक्वस लिखा है तब लिखेंगे। तो गैसेज और एक्वस का लिखते हैं, सॉलिड और लिक्विड का खत्म हो जाता है।
लॉ ऑफ मास एक्शन केवल अप्लीकेबल होता है किस पे, बैलेंस रिएक्शन पे। रिएक्शन अगर बैलेंस है तभी अप्लीकेबल है, रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो अप्लीकेबल नहीं है। यूनिट क्या होगा, केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट कितना होता है, मोल पर लीटर पावर डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी क्या होता है, जैसे मान लो 2A + B गिव्स कर रहा है 4C, तो डेल्टा एन जी कितना होगा, कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट का 4 माइनस इधर 2 इधर 1, 2 + 1 तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो लिख देता हूँ मैं, डेल्टा एन जी क्या होता है, डेल्टा एन जी क्या होता है, एन प्रोडक्ट स्टोइकोमेट्रिक माइनस एन रिएक्टेंट। यानी स्टोइकोमेट्रिक प्रोडक्ट जो होता है, स्टोइकोमेट्रिक प्रोडक्ट का जितना सम होगा वो माइनस रिएक्टेंट का। जैसे मान लो एक और देख लो, चलो 2A + 5B गिव्स कर रहा है 7C + 8D, तो एन का वैल्यू कितना होगा, 7 8 15 माइनस 5 2 7 कितना होगा, 8 हो गया। समझ गया ना, ऐसे निकालते हैं एनजी। तो मोल पर लीटर डेल्टा एनजी, अगर प्रेशर में दिया होगा तो एटीएम पे पावर डेल्टा एनजी। एक्टिव मास का जो वैल्यू होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है, लीटर में वॉल्यूम रखेंगे, और मास अपन मोलर, नंबर मोल्स का तो मास अपन मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन लीटर। कहीं कहीं पे डेंसिटी अपन मोलर मास भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डेंसिटी दिया मोलर मास दिया तो डेंसिटी अपन मोलर मास निकाल दो, एक्टिव मास हो जाएगा। ठीक है, तो एक्टिव मास का ये कंसेप्ट आ गया कि फॉरवर्ड बैकवर्ड। प्रेशर के टर्म में है तो पीसी पी कर दो, पी कर दो, पी कर दो, पी कर दो। मोल फ्रैक्शन है तो एक्स कर दो, एक्स सी एक्स डी एक्स ए पावर ए एक्स बी पावर बी। समझ गए। केपी इसका होता है केसी आर टी डेल्टा एन जी। केपी हमारा क्या है, पार्शियल प्रेशर के जो टर्म में होता है वो, और केसी क्या है, एक्टिव मास के टर्म में जो होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो होता है आर टी पावर डेल्टा एन जी। आर का वैल्यू 0.0831 लेना, आर का वैल्यू कितना लोगे, 0.0831 लेना। ठीक है, देखो केपी और केसी अगर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सटेंट बढ़ता है। अगर केपी केसी बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सटेंट बढ़ता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर तुम के बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी बढ़ेगी। समझ गए ना, केपी केसी बढ़ाने पे स्टेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, यानी रिएक्शन हमारा आगे जा रहा है, यानी फॉरवर्ड की तरफ जा रहा है ना। आगे जा रहा है मतलब फॉरवर्ड की तरफ जा रहा है। इसका मतलब अगर तुम प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा, के का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर तुम बढ़ा रहे हो, तो सिंपल सा मतलब है रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगी। यानी फॉरवर्ड मतलब फॉरवर्ड में क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का मात्रा ज़्यादा होगा, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा। अगर के बढ़ाओगे तो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा, तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी तो रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी घटेगी। ठीक, केपी इक्वल टू केसी आर टी पावर डेल्टा एन जी, इसको लॉग में रख दो, लॉग केपी लॉग केसी प्लस ऊपर और नीचे आता है डेल्टा एन जी लॉग आर टी। ये इसका जैसे देखो यहाँ पे डेल्टा एन जी क्या है, 2 गैस 3 ये 2, तो 2 हमारा एन पी हो गया, माइनस 3 इसका है और एक इसका, 3 1 4 2 -2, अरे इसके आगे 1 है ना। इसका देखो सॉलिड इसका लेंगे नहीं, ये सॉलिड इसका लेंगे नहीं, तो कितना बचा, बस 1 बचा इसका। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कौन इफेक्ट करता है, देखो स्टोइकोमेट्री। जैसे मान लो पहले केसी है, केसी में तुमने 2 से जैसे मान लो N2 + O2 2NO है, तुमने इसमें केसी पहले दिया, अब तुमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो तुम जितने से मल्टीप्लाई करोगे उतना पावर में चला जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, केसी का स्क्वायर हो जाएगा। समझे। अगर तुमने इस रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, 2NO गिव्स कर रहा है N2 + O2, तो रिएक्शन को रिवर्स करोगे तो पहले केसी था तब कितना हो जाएगा, 1/KC हो जाएगा। अगर तुम दोनों रिएक्शन को ऐड कर रहे हो, ए है बी है, दोनों रिएक्शन को ऐड कर रहे हो, तो सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी K1 होगा K2 होगा, तो K1 × K2 कर दो। घटा रहे हो यानी A - B कर रहे हो, तो K1 / K2 कर दो। समझ गए। यानी मल्टीप्लाई करोगे तो जितना से मल्टीप्लाई करो उतना पावर रख देना, रिवर्स करोगे तो 1/, कर देना। एडिशन करोगे जैसे मान लो K1 K2 K3 जिसका एडिशन कर रहे हो 3 रिएक्शन का, तो K1 × K2 × K3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देना, सब्ट्रैक्ट करने पे डिवाइड कर देना। बस इतना चीज़ें याद रखो, क्या करना है, क्वेश्चन जब करोगे समझ में आ जाएगा। ठीक। टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है बैलेंस रिएक्शन का केवल टेम्परेचर पर ही डिपेंड करता है, बाकी मोल कंसंट्रेशन प्रेशर कुछ पे डिपेंड नहीं करेगा। बस किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे, टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है। तो देखो अगर मान लो डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, गिब्स एनर्जी होता है। स्टैंडर्ड कब होगा, जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होगा, प्रेशर 198 होगा, तो डेल्टा जी इक्वल टू हो जाता है डेल्टा H0 - T डेल्टा एस, जहाँ पे H0 हमारा होता है स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज, और ये होता है इसको हीट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, और टी डेल्टा एस को क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इंट्रोपी चेंज। तो ये फॉर्मूला याद रखना, डेल्टा G0 इक्वल टू डेल्टा H0 - T डेल्टा एस। तो देखो एनर्जी मिनिमम होती है तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी, मतलब क्या होता है, अगर पैसा किसी के पास ज़्यादा है यानी एनर्जी ज़्यादा है तो उथल पुथल करेगा, इसका मतलब उस क्या होगा, स्टेबल ही नहीं होगा। वो पैसा ज़्यादा है तो एकदम उड़ता रहेगा, तो स्टेबल ही नहीं रहेगा। तो वांट ऑफ इक्वेशन क्या कहता है कि डेल्टा G0 जो होता है माइनस में RT ln K इक्विलिब्रियम होता है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डेल्टा G0 इक्वल टू क्या होता है, माइनस में RT ln K, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं किसमें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। यहाँ पे बस K इक्विलिब्रियम हो जाएगा, इसको चेंज कर लो तुम किस में, डेल्टा G0 इक्वल टू माइनस RT ln K इक्विलिब्रियम, इसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो तो log 10 हो जाएगा, तो -2.303 RT log K इक्विलिब्रियम हो जाएगा। और तुमको अगर K का वैल्यू पूछेगा, जैसे मान लो यहाँ से तुमको K का वैल्यू पूछ लिया, कह रहा है केवल K बता दो, तो K इक्वल टू हो जाएगा e⁻⁴
माइनस डेल्टा जी बाई डी नॉट बाई आर टी। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल एन के इक्विलिब्रियम इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा जी नॉट बाई आर टी। तुमसे के पूछेगा तो एंटी लॉग लोगे ना, एंटी लॉग एल एन का क्या हो जाता है ई टू द पावर, बस ई पे पावर लगा दो माइनस डेल्टा जी नॉट बाई आर टी। समझ गया ना। तो इतना याद रखना कि अगर जैसे यहाँ पे डेल्टा जी नॉट माइनस डेल्टा जी नॉट अपन आर टी हो गया यहाँ पे, देखो इससे इक्वल टू एल एन के इक्विलिब्रियम। तो इसको जब एंटी लॉग लोगे, एंटी एल एन लोगे तो ई टू द पावर जितना होता है ऊपर चला जाता है, और मतलब लॉग लेते हो तो जितना ऊपर होता है नीचे चला जाता है, एंटी लॉग में जितना नीचे होता है ऊपर चला जाएगा ई की पावर। तो बस इसको ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। वन ऑफ इक्वेशन क्या कहता है, एल एन के इक्विलिब्रियम इक्वल टू, देखो हमने वहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स में क्या पढ़ा था कि लॉग आरएनएस इक्वेशन क्या कहता है, लॉग K2 अपन K1 इक्वल टू होता है ई अपन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। बस उसी रिएक्शन को याद रखो, वही रिएक्शन सेम है, बस डेल्टा एस नॉट दिया है यहाँ पे। देखो एल एन के इक्विलिब्रियम में जब रखोगे तो माइनस डेल्टा एस नॉट बाई आर 1/T प्लस डेल्टा एस नॉट बाई आर यहाँ से आता है, इस वाली इक्वेशन से डेल्टा जी इक्वल टू यहाँ से आता है, ठीक है। तो तुम यहाँ पे देखोगे कि 1/T1 हमने क्यों रखा, क्योंकि T1 200 होगा, T2 300 होगा, तो ऑलरेडी आंसर माइनस में आएगा। तो यहाँ पे देखो माइनस डेल्टा एस नॉट आ गया बाई आर 1/T प्लस डेल्टा एस बाई आर। तो तुमसे कभी भी एल एन के इक्विलिब्रियम वर्सेज 1/T का रिएक्शन पूछेगा तो एक्सोथर्मिक के लिए क्या होगा, सीधे बनेगा ना, पॉजिटिव बनेगा। एक्सोथर्मिक के लिए वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि डेल्टा एच पहले से निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव यहाँ आप रखोगे तो ये हो जाएगा प्लस, तो रिएक्शन हो जाएगा वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो सीधा बनेगा। इंडोथर्मिक में क्या होगा, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव रखोगे तो पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, तो बन जाएगा माइनस एम एक्स प्लस सी। समझ गए। तो ये रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक की, ये रिएक्शन होती है इंडोथर्मिक की, ये दोनों ग्राफ बन जाते हैं, ठीक है। तो दोनों ग्राफ को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। डेल्टा एस नॉट बाई आर, डेल्टा एस नॉट बाई आर इसका कोफिशिएंट हो जाएगा, इंटरसेप्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख लो, यहाँ से सी है ना, ये एम एक्स है, तो एम ये हमारा एक्स हो गया, एम हमारा कितना हुआ माइनस डेल्टा एस नॉट बाई आर। यहाँ पे निगेटिव स्लोप आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। तो देखो टेम्परेचर बढ़ाने पे अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक है तो इक्विलिब्रियम घटती है, इंडोथर्मिक है तो देखो बढ़ेगी। यानी कि हमको बस एक चीज़ याद रखना है, टेम्परेचर। देखो हमने एक चीज़ अभी तुमको पहले क्या बताया, अगर तुमने के इक्विलिब्रियम का वैल्यू बढ़ाया, इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में तुमने भेजा, इसका मतलब प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। उसी तरह अगर इंडोथर्मिक रिएक्शन है, तुमने के इक्विलिब्रियम बढ़ाया, अगर इंडोथर्मिक रिएक्शन है तुमने के इक्विलिब्रियम बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ेगा। समझ गए। इंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के इक्विलिब्रियम बढ़ेगा, इतना सा, ठीक है। इंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के इक्विलिब्रियम बढ़ेगा, एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के इक्विलिब्रियम घटेगा, बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। लेकिन ये तो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। हमने वहाँ पे पढ़ा था रेट कांस्टेंट, हमने क्या पढ़ा था केमिकल काइनेटिक्स में रेट कांस्टेंट। वहाँ पर मैंने बताया था कि जो रेट कांस्टेंट होता है हमेशा बढ़ता है अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, भले ही रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो, भले ही रिएक्शन इंडोथर्मिक हो, वो रेट कांस्टेंट था, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बढ़ेगा इंडोथर्मिक में, एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो घटेगा। चीज़ें आई थिंक क्लियर हो गई होंगी। देखो अगर एसोसिएशन हो रहा है, मतलब ए प्लस बी मिलकर सी बन रहा है, ठीक है, तो एसोसिएशन हुआ ना, दो मिलकर बना रहे हैं, मतलब एसोसिएट हो रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसका मतलब के बढ़ता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। मान लो सी है, टूट गया ए प्लस बी में, डिसोसिएशन हो रहा है, ये बड़ा था छोटे छोटे टुकड़े में टूट गया, तो डिसोसिएशन मतलब क्या होता है, बड़ा घर मतलब कोई फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली है, जब वो टूटती है ना तो स्टेबिलिटी बिखर जाती है। तो वही चीज़ ध्यान रखो, बड़ी चीज़ें जब छोटी छोटी चीज़ों में टूटेंगी तो स्टेबिलिटी बिखर जाएगी, यानी स्टेबिलिटी घट जाएगी। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, अल्फा इक्वल टू होता है एक्स अपॉन ए। एक्स हमारा क्या होता है, कितना डिसोसिएट हो गया है मूल और कितना इनिशियल है। जैसे मान लो ए चला गया बी प्लस सी में, तो मान लो पहले 5 था, ये 0 था, ये 5 में से अब 2 बचा, ये 0 तो इक्विलिब्रियम पे कितना डिसोसिएट हो गया, डिसोसिएट कितना हुआ बताओ। 5 था, 2 बचा, तो कितना डिसोसिएट हुआ, 3 ना, 3 घट गया ना, तो क्या लिखेंगे 3 अपन इनिशियल कितना था 5 था, 3/5 हमारा अल्फा हो जाएगा। समझ गया ना। एक्स अपन ए। रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए अल्फा हमेशा क्या होता है, लेस देन 1 होता है, और गैसेस के लिए जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होता है। जैसे देखो अल्फा, जब अल्फा निकालोगे तो पी डैश अपन पी के रखोगे, यानी डिक्रीज प्रेशर अपन इनिशियल प्रेशर। उसके लिए हमारा नॉर्मल के लिए एक्स अपन ए होता है, लेकिन प्रेशर के लिए डिक्रीज प्रेशर कितना घट गया, 5 था पहले 3 हो गया, कितना घट गया 2, तो 2 अपन इनिशियल 5। समझ गया। मान लो ए प्लस बी बी गिव सी सी प्लस डी है, टी एट इक्विलिब्रियम पे एन नंबर ऑफ मोल्स ए बचे हुए हैं, ये नंबर ऑफ मोल्स बी बचे हुए हैं, नंबर ऑफ मोल्स सी बचे, नंबर ऑफ डी मोल्स बचे हुए हैं। तो जो के पी होगा वो एन सी टू पावर सी, एन डी टू पावर डी, एन ए टू पावर ए, एन बी टू पावर बी होगा। पी टोटल अपन एन टोटल, पी टोटल अपन एन टोटल अपन डेल्टा एन जी होगा। एन टोटल मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो 2 है, 3 है, 5 है, 4 है, 5 4 9 9 3 11 13, तो एन टोटल की जगह 13 रखोगे। डेल्टा एन जी क्या होगा, 5 4 9 9 - 5 4 हो जाएगा, ठीक है। इस रिएक्शन को याद रखना। अगर तुम चाहो
तो इस फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन कर सकते हो। बट इस फॉर्मूले से भी मैं सिखा दूंगा तुम्हें और नॉर्मल मेथड से भी सिखा दूंगा। ये फॉर्मूला याद रखना, सारे क्वेश्चन इसी से केपी वाले रिएक्शन से तुम निकालोगे। केपी यहाँ से निकाल लोगे, केपी इक्वल टू केसी भी निकालोगे आर टी पावर डेल्टा एन जी से। ठीक, अब देखो डायरेक्शन, इसको बोलते हैं रिएक्शन कोसेंट। क्यू को क्या बोलते हैं? रिएक्शन कोसेंट। तो रिएक्शन कोसेंट भी होता है, देखो जो के होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो इक्विलिब्रियम पे होता है, लेकिन किसी टाइम टी पे हम लोग रिएक्शन कोसेंट लिखते हैं। तो रिएक्शन कोसेंट भी वैसे ही लिखते हैं, सी टू पावर सी बी टू पावर ए डी टू पावर डी ए टू पावर ए बी टू पावर बी। तो यहाँ पे अगर क्यू का वैल्यू, अगर यहाँ पे क्यू का वैल्यू के इक्विलिब्रियम के बराबर है तो इक्विलिब्रियम होगा। क्यू का वैल्यू ग्रेटर देन के इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब बैकवर्ड रिएक्शन जाएगी। और के का वैल्यू लेस देन के यानी कि फॉरवर्ड जाएगी। यानी कि अगर के इक्विलिब्रियम क्यू से ज़्यादा है तो फॉरवर्ड रिएक्शन, के इक्विलिब्रियम क्यू से कम है तो बैकवर्ड रिएक्शन, बराबर है तो इक्विलिब्रियम। ठीक, के का इक्विलिब्रियम, अगर के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1 है तो प्रोडक्ट बढ़ेगा। के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1 होने का मतलब क्या हुआ? फॉरवर्ड में शिफ्टिंग हो रही है, इसका मतलब प्रोडक्ट बढ़ेगा। और के इक्विलिब्रियम लेस देन 1 है तो रिएक्टेंट बढ़ेगा, और बराबर 0 है तो इक्विलिब्रियम है। तो ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, दोनों देख लेना। ठीक, ये देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होता है वो बताता हूँ। अल्फा जो होगा वेपर प्रेशर में N1 अपान डेल्टा एन, N1 अपान डेल्टा एन ब्रैकेट में dt माइनस डी नॉट अपन डी नॉट, ये होता है। जहाँ पे N1 हमारा क्या होता है? N1 हमारा क्या, जैसे मान लो N1A प्लस N2B प्लस N2 से है, तो N1A हमारा क्या होगा? रिएक्टेंट का कोफिशिएंट होता है। डेल्टा एन क्या होता है जानते ही हो? डेल्टा एन N2 प्लस N3 माइनस N1 हो जाएगा डेल्टा एन। और dt क्या है? थ्योरेटिकल वैल्यू होती है dt, और डी नॉट एब्जॉर्ब्ड होती है। तो क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है, क्वेश्चन में दिया होगा, सारी चीज़ें दी होती है, बस आंसर निकालना होता है। इसी को तुम इस फॉर्म में लिख सकते हो m माइनस एम अपन एम एन माइनस 1। एम हमारा होता है मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट, एम होता है छोटा एम होता है मोलर मास ऑफ मिक्सचर, और एम मोलर मास ऑफ मिक्सचर, एन माइनस 1। एन हमारा कितना है? पहले का ए का। ठीक है, तो क्वेश्चन में दी होती है। अगर मोलर मास के टर्म में पूछा है तो डायरेक्ट ये लगाओ एम माइनस एम अपन एम एन माइनस 1, और dt डेंसिटी फॉर्म में दिया तो ये लगाओ। dt का वैल्यू कितना होता है? मतलब थ्योरेटिकल है ना, dt इक्वल टू क्या होता है? वेपर डेंसिटी क्या होता है? मॉलिक्यूलर मोलर मास बाई 2 होता है ना, तो वही यहाँ से निकाल देंगे। ठीक, वेपर डेंसिटी एट इनिशियल अपन वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम, उसको डी मान लो, इसको डी मान लो। यानी कि वेपर डेंसिटी इनिशियल डी है, इक्विलिब्रियम पे स्मॉल डी है, तो वो बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम अपन नंबर ऑफ मोल्स एट इनिशियल, उल्टा होता ना। ठीक है, यानी कि वेपर डेंसिटी एट इनिशियल अपन वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम अपन नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों फॉर्मूले वेपर डेंसिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर कभी याद आएंगे, एक आध दो बार आए भी एलन वाले क्वेश्चन में, तो बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं इसके, तो तुम लगा इसको देख लेना। ठीक है, लीच एट एलियस प्रिंसिपल बोलता है दोनों के लिए, फिजिकल केमिकल, ये कहता है अगर कोई रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है तो उसको अपोज करना है। ठीक है, अगर कोई रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है तो रिएक्टेंट चाहेगा, मतलब वो पूरा इक्वेशन चाहेगा कि उसको अपोज कर दें। तो वही लिखा है, अगर कोई डिस्टर्बेंस इक्विलिब्रियम पे क्रिएट हो रही है तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है उस डायरेक्शन में जो उसको अपोज करती है, जो उसको कैंसिल आउट करती है। तो देखो के इक्विलिब्रियम किस पे डिपेंड करता है? बस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस किसी पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, जैसे अब कुछ चीज़ें और हमेशा जाना था जो हमेशा पूछी जाएंगी, N2 प्लस O2 NO बनता है। ठीक है, तो इंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो इंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच हमारा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इतना जानना। ठीक है, मोर स्टेबल एलोट्रॉप जब लेस स्टेबल एलोट्रॉप में जाता है, मोर स्टेबल एलोट्रॉप से जब लेस स्टेबल एलोट्रॉप में जाते हैं तो इंडोथर्मिक होता है वो भी। ठीक है, डेंसिटी ऑफ आइस तुमको लगेगा H2O से ज़्यादा होता है, लेकिन बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म है ना, लेकिन ये गलत होता है। पानी का डेंसिटी आइस से ज़्यादा होता है, तभी तो आइस तैरती है पानी में। ठीक है, इतना ध्यान रखना। नॉर्मली सॉलिड का ज़्यादा होगा पानी से, लेकिन सॉलिड का ज़्यादा होगा लिक्विड से, लेकिन पानी के केस में डेंसिटी ऑफ वाटर ज़्यादा होता है डेंसिटी ऑफ आइस से। थंब रूल क्या कहता है? एक बना दो 10 टू द पावर -3, एक बना दो 10 टू द पावर 3। तो 10 टू द पावर 3 से अगर के इक्विलिब्रियम ज़्यादा है, राइट की तरफ जा रहे हो, 10 टू द पावर 3 से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ? के इक्विलिब्रियम अगर 10 टू द पावर 3 ज़्यादा है, इसका मतलब क्या? इधर केवल प्रोडक्ट है। 10 टू द पावर -3 से अगर इधर है लेफ्ट में, तो 10 टू द पावर -3 के इधर है, ऐसे बना लो, 10 टू द पावर 3 के इधर है, तो सारे हमारे क्या होंगे? प्रोडक्ट होंगे। 10 टू द पावर -3 के इधर है, सारे हमारे क्या होंगे? रिएक्टेंट होंगे। जो बीच में होंगे दोनों होंगे। ठीक, सॉलिड से लिक्विड से गैस में जाओगे तो इंडोथर्मिक है, इंडोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या हुआ? जब गैस और H2 का मिक्सर करते हो, गैस और पानी का जब मिक्सर बनाते हो तो हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, सॉलिड लिक्विड भी इंडो है, लिक्विड गैस भी इंडोथर्मिक है। लेकिन जब गैस और पानी ये गैस और पानी का जब मिक्सर करेगा तो एक्वस जब बनता है, तब लिक्विड से गैस में जाओगे तो इंडोथर्मिक ही रहेगा। लेकिन जब गैस से पानी बनता है, गैस और पानी जब होता है तो एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, डेल्टा एच लेस देन 0, वो तुमको लिखा होगा कि गैस और पानी का कॉम्बिनेशन है, एक्वस लिखा होगा, गैस और H2O एक्वस लिखा होगा। ठीक, फिजिकल इक्विलिब्रियम 3 तरह के होते हैं, आइस का वाटर में, वाटर का वाटर में बता दिया था मैंने, और गैस का लिक्विड में।
तो आइस और हीट में जब जाओगे तो इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। इंडोथर्मिक के लिए क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर हाई चाहिए और प्रेशर भी ज़्यादा चाहिए। लेकिन जब वाटर वेपर में जाओगे तो सब कुछ वही सेम रहता है, वो आइस वाटर वाला, बस प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाता है ना। देखो आइस से जब लिक्विड में जाओगे तो वॉल्यूम घटेगा ना, क्योंकि पहले वॉल्यूम ज़्यादा था, आइस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है ना, क्योंकि डेंसिटी क्या होता है, मास यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी कम है तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा ना इसका, तो वॉल्यूम ज़्यादा से वॉल्यूम कम में गए। यहाँ पे क्या हुआ, वॉल्यूम कम था, वॉल्यूम वेपर में ज़्यादा होगा, यानी कि यहाँ पे वॉल्यूम घट रहा है, वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। तो पी भी कांस्टेंट होता है ना, तो वॉल्यूम घटाओगे तो प्रेशर ज़्यादा होगा। यहाँ पे लो प्रेशर, तो बस याद रखना इतना कि आइस वाटर सिस्टम में इंडोथर्मिक होता है, टेम्परेचर ज़्यादा लगेगा, प्रेशर भी ज़्यादा लगेगा। और वाटर वेपर में इंडोथर्मिक होगा, हाई टेम्परेचर होगा और प्रेशर हमारा कम लगेगा। सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, गैस प्लस वाटर है, वही देखो एक्वा सोल्यूशन आ गया ना, एक्जोथर्मिक रिएक्शन हुआ। गैस इन लिक्विड में यानी एक्वा सोल्यूशन होता है, एक्जोथर्मिक होता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्बिलिटी घटेगी, टेम्परेचर घटाओगे सॉल्बिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि एक्जोथर्मिक रिएक्शन, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्बिलिटी घट जाएगी और टेम्परेचर घटाने पर सॉल्बिलिटी बढ़ जाएगी। और इसको वॉल्यूम घट गया, वॉल्यूम घटा ना, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। गैस वाटर में वॉल्यूम घटा, प्रेशर बढ़ जाएगा। अब देखो इसको थोड़ा सा पढ़ लेना तुम, वही चीज़ें लिखेंगे क्या होता है। कांस्टेंट देखो A प्लस बी है, C प्लस डी है। अगर तुमने रिएक्टेंट बढ़ाया, रिएक्टेंट तुमने बढ़ाया नहीं, रिएक्टेंट बढ़ा रहे हो तो काउंटर करने के लिए, अपोज करने के लिए क्या करेगा, अगर रिएक्टेंट बढ़ा रहे हो तो ये भी बढ़ा लेगा, प्रोडक्ट भी बढ़ेगा, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन बनेगा। रिएक्टेंट घटाओगे तो खुद को घटा लेगा, ताकि बैलेंस बना रहे। प्रोडक्ट बढ़ाओ, प्रोडक्ट अगर बढ़ाओगे तो रिएक्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट अगर बढ़ाओगे तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, प्रोडक्ट बढ़ाओगे। देखो तुमने रिएक्टेंट बढ़ाया तो रिएक्टेंट अगर तुम ज़्यादा करो, जैसे मान लो ये देखो ये ऐसे है, ठीक है, तुमने रिएक्टेंट बढ़ाया तो किधर से किधर जाएगा, देखो यहाँ से यहाँ गया ना, यहाँ से आ गया ना, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ। तुमने रिएक्टेंट घटाया, ये रिएक्टेंट घटाया तो किधर गया, देखो पीछे आ गया ना, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। ऐसे दो चीज़ है, देखो ऐसे दो चीज़ है, ठीक है, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। तुमने रिएक्टेंट बढ़ाया, ठीक है, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, ऊपर से नीचे जाएगी ना, ऊपर से नीचे फॉरवर्ड की तरफ। तुमने प्रोडक्ट बनाया, ऊपर से नीचे हो गया, नीचे बैकवर्ड की तरफ। तुमने प्रोडक्ट बढ़ाया, तुमने प्रोडक्ट फिर से बढ़ाया तो फिर नीचे की तरफ, यानी बैकवर्ड की तरफ। तुमने प्रोडक्ट घटाया, तुमने ऐसे था, प्रोडक्ट घटाया, देखो प्रोडक्ट घटाया तुमने तो कहाँ जाएगी, देखो ये ऊपर हो गया ना, ऊपर से नीचे, यानी कि फॉरवर्ड की तरफ। समझ में आ गया होगा आई थिंक। देखो प्रेशर अगर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तरफ। वॉल्यूम अगर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा मोर नंबर की तरफ। प्रेशर बढ़ाओगे तो जिधर लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रहेंगे उधर शिफ्ट होगा, और वॉल्यूम बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा मोर की तरफ। लेकिन मैं इससे सॉल्व नहीं करता हूँ, मैं किससे सॉल्व करता हूँ बताता हूँ। अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू पॉजिटिव है तो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। डेल्टा एन जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड में शिफ्ट होगी, एक्सेप्ट एट एक ही केस में, जब प्रेशर चेंज होगा। जब प्रेशर चेंज होता है, और इनर्ट गैस केस में अलग चीज़ होता है, जब प्रेशर चेंज होता है तो जब डेल्टा एन जी निगेटिव होती है, डेल्टा एन जी जब निगेटिव हो तब वो फॉरवर्ड रिएक्शन में होता है। समझ में आ गया होगा तुम्हें आई थिंक। डेल्टा एन जी पॉजिटिव है तो बस रिएक्शन को बिना कुछ देखे फॉरवर्ड कर दो, बस इतना ना रहे कि प्रेशर चेंज हो। प्रेशर के केस में अगर डेल्टा एन जी देखोगे तो डेल्टा एन जी निगेटिव जब होगा तब फॉरवर्ड में जाएगा, डेल्टा एन जी पॉजिटिव आया तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। तो प्रेशर में उल्टा चलता है, बाकी सब में पॉजिटिव चलता है, और इनर्ट में अलग चलता है। इनर्ट में क्या होता है, जब इनर्ट गैस का मिक्सिंग करोगे तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो कुछ नहीं होता, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कुछ नहीं होता, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पे डिसोसिएशन कांस्टेंट प्रेशर पे बढ़ जाती है। अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव है, तो ये भी बढ़ जाएगी। समझ गया ना, कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैसेज एट कांस्टेंट प्रेशर, ये भी प्रेशर पे ही होगा ना। बाकी डेल्टा एन जी पॉजिटिव है तो वॉल्यूम बढ़ाओ, डेल्टा एन जी पॉजिटिव वॉल्यूम बढ़ाओ, टेम्परेचर बढ़ाओ, डिसोसिएशन बढ़ाओ, कुछ भी बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड एक्शन जाएगी। बस प्रेशर में केस में आओगे, प्रेशर में डेल्टा एन जी निगेटिव करोगे, निगेटिव है तब फॉरवर्ड में जाएगी। तो वही चीज़ इनर्ट वाले केस में प्रेशर में अनचेंज है, प्रेशर में कांस्टेंट प्रेशर पे डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, वॉल्यूम में डिक्रीज हो जाएगी, कुछ नहीं होगी, अनचेंज रहेगी, प्रेशर वाले में बढ़ जाएगी। प्रेशर कांस्टेंट कर दिया ना तुमने तो बढ़ जाएगी। आई थिंक तुम्हें चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो इनर्ट गैसेज वाला एक बार देख लेना कि कांस्टेंट प्रेशर पे बढ़ती है, अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव है तो बढ़ेगी, नहीं तो कांस्टेंट रहेगी। बाकी प्रेशर वाला निगेटिव होता है, बाकी सब जानते ही हो। फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जब प्रेशर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम हमेशा शिफ्ट होता है इन द डायरेक्शन ऑफ मोर डेंसिटी। जहाँ फिजिकल इक्विलिब्रियम मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, सॉलिड गैस, तो मोर डेंसिटी जिधर होगी अगर प्रेशर बढ़ाने पे मोर डेंसिटी की तरफ शिफ्ट हो जाता है। जैसे H2O सॉलिड से लिक्विड में गया तो किधर, अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो किधर रिएक्शन जाएगा, किसकी डेंसिटी ज़्यादा है, लिक्विड की ज़्यादा है ना डेंसिटी, तो फॉरवर्ड की तरफ जाएगा, इसकी तरफ जाएगा। बैक सॉलिड है, लिक्विड है, तो किसकी डेंसिटी ज़्यादा है, सॉलिड की ज़्यादा है, तो प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। नॉर्मली सॉलिड की ही ज़्यादा होती है, बस पानी और आइस के केस में लिक्विड की ज़्यादा होती है, ठीक है। तो थैंक यू, ये हमारा स्टेट ऑफ मैटर भी खत्म हो गया
और हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम भी खत्म हो गया। शाम को इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे और शाम को पेपर जैसे मिलेगा जेएमएस का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का मुझे भेजना, मैं फिर से तुम्हें दिखाऊंगा कि जो पढ़ा रहा हूँ वहीं से चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो ये हमारा मेडिको होली का भी चैनल है, ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे सारे नोट्स और पीडीएफ इस जो भी पढ़ाता हूँ वहाँ पे तुम्हें दे देता हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी। ठीक है, ये नीट अवतार सीरीज हम लोग ने स्टार्ट कर दिया। फिजिकल केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स पढ़ाऊंगा। फिजिक्स का जो 12th वाला पोर्शन है उसमें तो हमने पूरा मॉडर्न फिजिक्स कर ही लिया है, तो पूरा क्लास मतलब जितना क्लास 12 का है वो पूरा फेब में कंप्लीट करा दूंगा, और 11th का जो पूरा है वो पूरा मार्च में करा दूंगा। ठीक है, तो परेशान मत होना, बस जुड़े रहो। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, बहुत मेहनत लगती है। आज थोड़ी वीडियो लेट हो गई क्योंकि मैंने रात में पीडीएफ नहीं बनाया था। सुबह उठ के 4 बजे सुबह उठाऊँ, 3 घंटे लगे पीडीएफ बनाने में, 7 बज गया पहले ही, फिर आधे घंटे उसको मतलब हाईलाइट वगैरह करने में लग गया, 7:30 हो गया, फिर टाइम ज़्यादा लग गया। तो ठीक है, थोड़ा सा कोऑपरेट करो, बाकी तो मैं कर ही रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।